नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब नए नए सुराग सामने आने लगे हैं। दरअसल मौके पर जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत में इजरायल के राजदूत हैं डॉक्टर रॉन माल्का। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस धमाके के पीछे इजरायली दूतावास को ही निशाना बनाने का मकसद था। मतलब मकसद क्या था ये साफ हो रहा है। इजरायल के दूतावास को ही निशाना बनाना था, ये मकसद था। इजरायली राजदूत ये जानकारी साझा कर रहे हैं और इस धमाके की जांच में इजरायल की जांच एजेंसी भी शामिल हो सकती है। इस मामले का ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल मौके से एक चिट्ठी मिली है, आप जानते हैं, और वो जो चिट्ठी है जिसमें 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इजरायली राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का ने कहा है कि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके के पीछे है कौन। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमला था, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। इजरायली दूतावास ही निशाने पर था, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। पूरी बातचीत जरा सुनिए। We don't know yet who is standing behind this blast, but as of now, our assumption that it is a terror attack that is targeted the Israel embassy. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and the families are safe. We are working with full cooperation with the Indian authorities to investigate, to put all the pieces and just to finalize the puzzle to understand who is standing behind this evil attack. डॉक्टर रॉन माल्का के मुताबिक उन्हें भारत की जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर इजरायल की टीम भी जांच में शामिल होगी। As I said, it's a full collaboration, so we are working together. If the delegation will come here, if it will be conducted in different ways, I still don't know. As I said, it's still early stages of the investigation and all the options are there. I have full trust that our authorities, the Indian authorities, the Israeli authorities that are joining efforts here will find a way, the best way to finalize this investigation and of course to understand who is standing behind that attack and just find them. और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच से जुड़ी जानकारियां पीएम मोदी को दी गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल खुद इस पूरी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली धमाके की जांच की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। एनएसए अजीत डोभाल इस जांच पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके के पीछे कौन। ईरान के नाम का इस्तेमाल कहीं जांच को भटकाने के लिए तो नहीं किया गया, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब तलाशा जा रहा है, क्योंकि इजरायल ने भी आधिकारिक तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया है। भारत इस मामले में संभल कर बयान देना चाहता है क्योंकि उसके संबंध इजरायल से भी बढ़िया हैं और ईरान से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज वर्मा मौजूद हैं, ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, आप देख सकते हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन आपको आशीष के पास लेकर चलते हैं और समझते हैं आशीष से कि चिट्ठी मिली, चिट्ठी में ईरान का जिक्र, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है पुख्ता तौर पर कि आखिरकार इस धमाके के पीछे कौन। आशीष, यही समझ में आ रही है अभी तक की तस्वीर? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। देखिए, जिस तरह से वहाँ चिट्ठी मिली है, वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिली है। मेरी अभी बात हुई है एजेंसीज में टॉप ऑफिशियल से। पहले तो ये अहम जानकारी है जिसका जिक्र आपने किया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल विदेश दौरे से कल रात लौटे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान का सीधा हाथ इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। उससे पहले भारत ईरान को सीधे तौर पर ब्लेम नहीं करना चाहता। गौरतलब बात यह भी है रोमाना, आप देखें कि इसराइल ने भी अभी तक ईरान को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं बताया है। बस ये कहा है कि इसको लेकर के भारत
भारत और इजरायली एजेंसीज के बीच जांच चल रही है। इस बीच में आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैश उल हिंद नाम के किसी छोटे से ग्रुप ने क्लेम जरूर किया है, लेकिन उसको भी टॉप एजेंसीज ने अभी कहा है कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ये कैसी एजेंसी है, ये किसके साथ ताल्लुक रखती है, ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो अभी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद इस जांच को ओवरसी कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि ईरान सीधे तौर पर शामिल था। हो सकता है, ये भी एक गुंजाइश है जो कि एजेंसीज कह रही हैं कि अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए संभवतः किसी और ने कराया हो और सहारा ईरान के नाम का ले रहा हो। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर, जैश उल हिंद का नाम सामने निकल कर आ रहा है और कहा जा रहा है जैश उल हिंद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, अपडेट क्या मिल रहा है इस वक्त, ये जैश उल हिंद का जो नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं प्रमोद कुमार कुशवाहा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं मौके पर और अभी छानबीन यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ हमारे संवाददाता ओपी तिवारी मौजूद हैं। सर, अब तक की छानबीन में क्या निकल करके आया है? देखिए, दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें उनका पूरा जो फोकस है वो दोनों बातों पर है कि जो लेटर मिला है उस लेटर का जो मजमून है, अगर एक हम बात करें एक पेज के मजमून का, एक लाइन का अर्थ है कि हम बदला लेंगे। अगर उस पूरे लेटर पे हम ध्यान दें तो उसका एक मजमून है, चाहे उसमें किसी की हत्या की बात कही गई है, किसी को मारे जाने की बात कही गई है, लेकिन उसमें कहता है कि हम बदला लेंगे। दूसरी बात है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी इंक्वायरी को अब दोनों तरफ फोकस रखा है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इस बात की भी जांच कर रही है कि इसका ईरानियन कनेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर ये किसी और की शरारत है, कोई और ग्रुप है जो ईरानियन कनेक्शंस का सहारा लेकर बदनाम करना चाहता हो। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। और अब दिल्ली पुलिस ने अपनी ये जांच भी शुरुआत कर दी है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान ईरान के कितने नागरिक भारत आए और वापस गए, ये ईरानी नागरिक भारत में कहां कहां रुके थे और इन लोगों ने किन किन लोगों से मुलाकात की थी। सबसे अहम बात यह है कि आप बातचीत अपनी आगे बढ़ाइएगा ओम प्रकाश तिवारी के साथ। आशीष का एक बार फिर से रुख करेंगे। देखिए आशीष, ये जो जैश उल हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने निकल कर आ रहा है जो जिम्मेदारी ले रहा है, ये किस रूप में सामने आया है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास क्या जानकारी? नहीं, जैसा मैं आपको कह रहा था रोमाना कि ये इस नाम के संगठन ने क्लेम किया है कि हमने ये हमला कराया। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बात डाली है, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये कहना है कि इस नाम के संगठन का किससे ताल्लुक है, किससे तार जुड़े हुए हैं, ये कैसा संगठन है, किस एजेंसी के साथ इन्वॉल्व है, किसी ईरानी एजेंसी के साथ इन्वॉल्व है या किसी पाकिस्तानी एजेंसी के साथ इन्वॉल्व है या कोई स्लीपर सेल है, इसकी जानकारी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास नहीं है। इसकी तफ्तीश होना बाकी है। तो और इसीलिए एजेंसीज कह रही हैं अभी जैश उल हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार इसका नाम सामने निकल कर आ रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशन आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्लेम कर रही है। सोशल मीडिया पर ये क्लेम क्या कर रही है, जरा ये भी बताइए विस्तार से। देखिए, वो सीधे क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमला है कल का, ये हमला जैश उल हिंद ने कराया है और इसी को लेकर के एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये किसके साथ ताल्लुक रखती है। इस तरह का नाम भी पहली बार सामने आया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये किसी संगठन का स्लीपर सेल हो जो एक्टिवेट किया गया हो इस नाम से। अभी तमाम चीज़ों की तफ्तीश की जा रही है और इसीलिए एस्टैब्लिश करना अभी बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई ईरान का आधिकारिक तौर पर या किसी ईरानी एजेंसी का आधिकारिक तौर पर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था। इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इसमें किसी और एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी और तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि जांच पूरी हो और उसके बाद एस्टैब्लिश हो कि आखिर ये धमाका कराया किसने। बिल्कुल इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक मुझे लगता है विक्रम सिंह साहब बेहतर बता पाएंगे। विक्रम जी, मामला अब काफी उलझा हुआ सा नजर आ रहा है। धमाका होता है, एक चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी में ईरान का जिक्र किया जाता है, उसके बाद ये जैश उल हिंद नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाता है, सोशल मीडिया पर वो क्लेम करता है, लेकिन कुछ अता पता तो है नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का। पहली बार ये ऑर्गेनाइजेशन जो सामने आ रहा है। रोमाना जी, आप देखें कल से लेके आज तक में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति विवेचना में हुई है। कल तक सब हम कयास कर रहे थे, हमारी फोर्सेस कह रही थी कि ये शरारती तत्व हो सकता है। इजराइल के एम्बेसडर ने कल ही कह दिया था कि ये आतंकवादी गतिविधियां हैं और जो भी प्रोफेशनल लोग थे सबने ये कहा कि दिन, समय और स्थान का चयन उग्रवादी कर सकता है, कोई शरारती तत्व नहीं करेगा इसको। और उसके बाद जब आप देखिए घटनाक्रम, विस्फोट का प्रकार, उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, जो सर्किट, अमोनियम नाइट्रेट, बॉल बेयरिंग, इनका मिलना, इसके अलावा जो समय था,
ये मान के चलिए चरमपंथी। अब चरमपंथी में दो प्रकार के होते हैं, एक जो कोई क्लेम कर ले जैशुल हिंद का कोई बहुत ज्यादा नाम आज तक तो सामने नहीं आया, लेकिन भ्रम फैलाने की नीयत से भी और इन्वेस्टिगेशन की दिशा को भ्रमित करने के लिए भी इस प्रकार के कृत्य पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ होगा। मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं जिसमें भ्रम फैलाने की नीयत से, जिससे कि असली मुलजिम बच जाएं। लेकिन इसके तार अच्छी तरीके से उससे जुड़े हैं कि 13 फरवरी 1912 को जब इजरायलियों के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें एक महिला घायल हुई थी, ड्राइवर घायल हुए थे, 2 पासर्स बाय, उससे और इसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और उसी दिन जॉर्जिया में भी ब्लास्ट हुआ था और बैंकॉक थाईलैंड में भी ब्लास्ट हुआ था। उसके सारे तार अगर आप निकालें तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा, क्योंकि नाम जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि मोहसिन फखरेजादे और जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या 3 जनवरी 2020 को हुई थी, इन दोनों से इनके तार कहीं ना कहीं जुड़े थे, क्योंकि तब भी ईरान ने कहा था वो इसका प्रतिशोध लेगा। तो इसमें न केवल ईरान के ऊपर इस कृत्य के ऊपर जांच करनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज वैक्यूम में क्रिएट नहीं की जाती है। रुमाना, इसमें अगर आप गौर करें तो फुट सोल्जर्स और स्लीपर सेल का योगदान होगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सर, उससे अगला सवाल ये निकल कर आता है कि भाई ईरान का बदला जिसका जिक्र आप कह रहे हैं चिट्ठी में जिस तरीके से किया गया, उस बदले के लिए हिंदुस्तान की जमीन का इस्तेमाल क्यों? मैं चर्चा इस दिशा में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, जहां पर मेरे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं और बहुत बड़ा खुलासा मनोज वर्मा इस वक्त करना चाहते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मनोज वर्मा के पास। मनोज, रोमाना, सवाल एक बार आप दोहराएंगे दोबारा से? मनोज, अपडेट है आपके पास कोई? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि स्पेशल सीपी जो है नीरज ठाकुर वो अब यहाँ पर मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जो डीसीपी हैं प्रमोद कुमार कुशवाहा वो यहाँ पर पहुंचे और पूरी की पूरी टीम जो है स्पेशल सेल की वो अब यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर स्पॉट था। मेरे साथ ओपी तिवारी जी हैं। सर, अब यहाँ पर क्या रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है सर यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक एक्सपर्ट टीम भी है और ये सीनियर ऑफिसर्स की जो टीम है ये अपने साथ एक्सपर्ट की टीम लेकर इसलिए पहुंची कि कल शाम को जो बम वहाँ पर फेंका गया या रखा गया तो वो कितनी दूर से वहाँ फेंका गया होगा या कितनी दूर से रखा गया होगा, और जो इनको सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके हिसाब से ये लोग एक तरह से आप कहें तो क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल शाम को क्या हालात रहे होंगे और उस समय यहाँ पर लोग जो मौजूद रहे होंगे उन्होंने इसको देख पाया होगा या नहीं देख पाया होगा। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक स्टैंड रखा हुआ है और स्टैंड पर उन्होंने एक पैकेट टाइप की चीज़ रखी हुई है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इतनी दूर से फेंकने पर अगर वो पैकेट अगर फेंका गया होगा तो उसको फेंकने से ब्लास्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था। यानी कल शाम के जो हालात थे, पुलिस उसको एक बार अपने नज़रिए से समझना चाहती है कि वो हालात कैसे रहे होंगे और कल शाम को जब ये बम यहाँ लाया गया होगा। आप देख सकते हैं कि लाल रंग का जो शख्स है उसके हाथ में भी एक पैकेट है, लाल रंग की जिस शख्स ने वो पहन रखी है उसके हाथ में एक पैकेट है सफ़ेद रंग का। ये ठीक उसी टाइप का पैकेट है जिसका जिक्र कल शाम को एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को किया था और बताया था कि सीसीटीवी फुटेज में एक पैकेट देखा गया है। ये ठीक उसी तरह का पैकेट है और इसलिए वो वहाँ पर रख के देखा जा रहा है कि ये पैकेट कितनी देर में ब्लास्ट होगा और हो सकता है उसके अंदर टाइमर या ऐसा कोई डिवाइस लगा हो जो पुलिस अपनी सुविधा के लिए जानना चाहती है कि जब बम फेंका गया तो कितनी देर में ये ब्लास्ट हुआ होगा या इसके अंदर टाइमर या दूसरी चीजें किस तरह से लगाई गई होंगी। बिल्कुल रोमाना, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और अब जो क्राइम सीन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर खुद वो यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी की पूरी जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और क्राइम सीन को अब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जब धमाका हुआ होगा उस वक्त क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल मनोज, आपके साथ ओम प्रकाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। जरा उनसे ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब धमाका हुआ होगा तो किस तरीके से हुआ होगा, कैसे धमाके को अंजाम दिया गया होगा। ये तो क्राइम सीन एक तरीके से आप लोग दिखा ही रहे हैं तस्वीरों में, कैसे रिकंस्ट्रक्ट करने की उसको वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या बड़ी तस्वीर ये भी उभर रही है कि बाकायदा सुनियोजित साजिश, बाकायदा इस पूरे इलाके की रेकी कर इस जगह को चुना गया हो और फिर इस धमाके को अंजाम दिया गया। ओम प्रकाश, आपको क्या लगता है कि बाकायदा रैकी की गई होगी और उसके बाद ही जो बॉम्ब है वो प्लांट किया गया होगा या फिर फेंका गया होगा या रखा गया होगा? क्या पूरी इलाके की रैकी की गई होगी और उसके बाद ही ऐसा किया गया होगा?
अगर हम साल 2012 में जो यहाँ पर गाड़ी पर बम चिपकाया गया था, अगर उस तरह की बात, उस समय की बात करें और उस समय का जो इंटेरोगेशंस हुआ था जिन लोगों का, उसकी बात करें तो उस समय भी ये बात उभर कर सामने आई थी कि रैकी किया गया था। और यहाँ के जो हालात दिख रहे हैं उससे ज़रूर ऐसा लगता है कि इस जगह की रैकी की गई होगी। हालांकि जब तक कोई आरोपी पकड़ा ना जाए और अपने बयान में इस बात का खुलासा ना कर दे, तब तक स्पष्ट तौर पर तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, हो सकता है कि जब वो लोग बम फेंकने आए, उनका टारगेट तो दूतावास रहा हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी देखी हो, वहाँ पर कोई हलचल देखी हो और इसके चलते वो वहाँ ना फेंक पाए हो बम। लेकिन ये तो तय है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और आरोपियों को संभवतः ये भी पता था कि ये जो वीआईपी इलाका है, यहाँ पर जरूरत से ज्यादा चौकसी होगी। इसी के चलते रैकी की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। रोमाना, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बम जहाँ पर प्लांट किया गया था या फेंका गया था, वहां पर जो मौका वारदात पर मौजूद हैं, बाकायदा छीन की जा रही है, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करके समझने की कोशिश की जा रही है। इस सबके बीच एक ऑर्गेनाइजेशन जैश-उल हिंद नाम की, जिसने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि इस धमाके के पीछे उसका हाथ है। कुल मिलाकर तस्वीर लेकिन अभी इसलिए उलझ रही है क्योंकि जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं, हो सकता है जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सामने आ रहे हैं, ईरान का जिक्र किया जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं मामले को भटकाने की, जांच को गुमराह करने की ये एक साजिश, कोशिश तो नहीं। कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी सामने निकल कर आई है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, आपका असेसमेंट क्या कहता है? अगर इस मोमेंट पर विश्लेषण किया जाए तो ये पहला तो ये पक्की बात है कि ये डेलिब्रेट एक्शन था, सोची समझी नीति से किया गया था। दूसरी बात ये है कि इसका जो टाइमिंग था, जो लोकेशन था, जो तरीका था, इससे एक संदेशा होता है कि क्या हो सकता है। मैंने 1 साल यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर का काम किया है ईरान में और 10 साल कश्मीर में और इजराइल को विजिट किया है। इस अनुभव के ऊपर में मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, ये जो आईडीज का तरीका था, ये एक लो तरीका था, लो ग्रेड का तरीका था। यानी कि इसके अंदर में जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया, बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए, ये जो मैसेज दिया है, जो एनवलप में लेटर है, उसके जरिए जो एक संदेश है कि ये ट्रेलर है, और जो रेफरेंस दिया गया है जनरल कासिम सुलेमानी का और डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा का, ये एक सोची समझी नीति से किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए टाइमिंग क्या था। ये टाइमिंग था 29th एनिवर्सरी, इजराइल और इंडिया का जो एनिवर्सरी है उससे रिलेटेड। ये था 29 जनवरी, जब उसी ही वक्त के ऊपर में विजय चौक के ऊपर में हमारा बीटिंग रिट्रीट का समारोह होता, सेरेमनी हो रही थी। और अगर इसकी जितनी भी अभी एविडेंस आएंगी, चाहे वो सीसीटीवी की इनपुट हो, चाहे एक्सप्लोजिव का डिटेल हो, जहां ये जो मैसेज है, ये इन्वेस्टिगेशन पक्का ही जो किसने करवाया है, किसने किया है और कौन सा नेटवर्क है, कौन सा कैप्सूल है, इसकी जो डिटेल्स है अवश्य ही खंगाली जाएंगी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो तरीका था, ये उस स्टैंडर्ड का नहीं था। अगर आप देखें कि जिस प्रकार जनरल कासिम का और डॉक्टर मोहसिन का, टेल अवीव में मोसाद लीडर का जो इन्होंने असैसिनेशन किया था, उसके अंदर में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से किया था। लेकिन ये वाला जो एक बहुत रूडिमेंट्री तरीके से किया गया है, और ये जो नाम आया है, इससे भी पता लगता है कि कौन सा ग्रुप, कौन से टेररिस्ट होंगे। लेकिन विक्रम सिंह जी जो बात यहाँ पर गुरमीत सिंह सर कह रहे हैं कि साहब तरीका जो है वो भले उस स्टैंडर्ड का ना हो, लेकिन जिस जगह को चुना गया, जहां पर इस धमाके को अंजाम दिया गया, सर वो बेहद संगीन बना देता है ना इस पूरे मामले को। बहुत गंभीर रोमाना जी, दिन, समय और स्थान ये इंडिकेट करता है कि जिसने भी किया है बहुत शातिर दिमाग का आदमी है, और उसने ये भी कह दिया कि ये ट्रेलर है। और जनरल सिंह साहब ने जो बात फरमाई है कि ये 29वीं वर्षगांठ इजराइल और भारत के राजनयिक संबंध का था, इजराइल स्पेसिफिक था। आप सभी लोग
गणतंत्र दिवस के ऊपर, और ऐसे मौके पे दिल्ली जरूर गई होंगी। आप देखें 10 किलोमीटर पहले से सुरक्षा और चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। कल के दिन क्या ये हम मान लें वो सुरक्षा व्यवस्था और चक्रव्यूह समाप्त हो गए थे? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की परिधि में शरारती तत्व का पहुंचा बिना किसी तलाशी के पहुंचना चिंता का विषय नंबर 1। सीसीटीवी का खराब होना चिंता का विषय नंबर 2। चिंता का विषय नंबर 3 कि सीसीटीवी खराब हुआ और अब तक हम ये बता नहीं पाए इत्तेफाकन, त्रुटिपूर्ण या सबोताज। ये तमाम विषय है जो कि आपराधिक अनुसंधान में आएंगे। आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये तो शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल था वो पूरा था कि कुछ भी हो सकता था। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि आगे जब मैं इस चर्चा को बढ़ाऊंगी तो इस पर भी हम अपडेट लेंगे अपने सहयोगियों से कि भाई जिस बात का जिक्र यहाँ पर मेहमान कर रहे हैं कि साहब वीवीआईपी इलाका और वो भी एक खास मौका कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक तरफ चल रही है, ऐसे में सुरक्षा की चूक का ये जो मामला सामने निकल कर आ रहा है, इस मामले में भी क्या जवाबदेही तय होगी? और वो चिट्ठी जो मौका वारदात से बरामद की गई है, वो चिट्ठी कितना बड़ा महत्वपूर्ण सुराग इस पूरे मामले में साबित होगी? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।